नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और मेरे साथ हैं जाने माने चुनाव विश्लेषक, सी वोटर के फाउंडर और अमेरिकी चुनाव के जानकार यशवंत देशमुख। यशवंत जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद मुकेश जी। तो साथियों, हम लोग बात कर रहे हैं, एक सिलसिला है अमेरिकी चुनाव को समझने जानने का। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होने जा रहे हैं, नवंबर में वोटिंग है और उसके बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जो हमारे लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक हो सकते हैं। हम अमेरिका को ज़्यादा अच्छे ढंग से समझ सकते हैं, वहाँ की चुनाव प्रणाली, वहाँ के राजनीतिक तंत्र को और वहाँ की जो विभिन्न समाज हैं उनके व्यवहार को भी हम अच्छे से समझ सकते हैं। तो आज हम देखेंगे कि अमेरिकी चुनाव में पैसे का कितना महत्व है, मनी पावर किस तरह से इन्फ्लुएंस करता है अमेरिकी चुनाव को। 1895 में किसी एक सांसद ने कहा था कि अमेरिकी चुनाव को दो चीजें प्रभावित करती हैं, पहला है मनी और दूसरा, जब उनसे पूछेगा दूसरा क्या है तो बोला वो मैं भूल गया हूँ। तो जाहिर है उनका कहने का मतलब ये था कि केवल पैसा ही है, बाकी सारी चीजें गौण है। और इन 125 सालों में हालात बेहतर होने के बजाय और भी ज्यादा खराब हुए हैं। ये हम देखते हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में किस तरह से पैसे का भरपूर इस्तेमाल होता है। 2016 में करीब $2.5 अरब खर्च हुए थे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, और अगर आप कांग्रेसनल इलेक्शंस को जोड़ दें तो वो $6 अरब से भी ज्यादा रकम होती है। और कहा जा रहा है कि इस बार के चुनाव तो और भी महंगे होंगे, सबसे ज्यादा महंगे होंगे इस बार के चुनाव। तो यशवंत जी, जरा हम चाहते हैं कि इस पर रोशनी डालें कि आखिरकार क्या अमेरिका चुनाव केवल पैसे का बल पे लड़ा जाता है, जीता जाता है? पैसे की कितनी अहम भूमिका है इस चुनाव में? पैसा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वहां पर जो कैंपेन है, दरअसल वो कैंपेन ही पूरा मीडिया और विज्ञापन के ओरिएंटेशन पे आधारित है। भारत की तरह से जहां पे या बाकी डेमोक्रेसीज में जहां पर डोर टू डोर कैंपेन या आप कहें कि रैलियों वाला जैसे हमारे यहाँ का कैंपेन होता है, उसमें ये साधारण सी बात होती है कि हम एक जगह भाषण दें और 1 लाख आदमी इकट्ठा हो गया और हमारी बात सुन रहा है। और मुकेश जी, आज तो फिर भी हम भारत की चुनाव प्रणाली को, इसको पूरे को बहुत ज्यादा पैसे में भारत में भी हम तौलते हैं। हम देखते हैं मीडिया कैसा रोल प्ले करता है, लेकिन हमने और आपने बचपन से लेकर के अपने जवानी के दिनों तक, जब टीवी भी नहीं था भारत में, उस जमाने में वो नुक्कड़ सभाओं का, छोटी सभाओं का से लेकर के बड़ी रैलियों तक का हमने हर तरीके का सफर देखा है। हमारी पीढ़ी ने देखा ही होगा, जो हमें दर्शक हैं उनमें बहुत सारे लोग होंगे जिनको अगर आप पूछेंगे तो वो याद भी करेंगे, हम फलाने की रैली हम उनका भाषण सुनने गए थे, चाहे वो हाँ, बड़े लेकिन नेता इंदिरा जी हिंदुस्तान से। में भी पैसे का जोर जबरदस्त है। चुनाव यहाँ भी पैसे के बल आज पर ही लड़ा जाता है। अभी आप देख रहे हैं कि माहौल जो है वो पूरा बदला हुआ है अब। लेकिन जो क्वांटम है वो दरअसल इतना भयानक अंतर है क्वांटम का, मुकेश जी, कि जब हम अमेरिकी चुनाव में होने वाले पैसे के उपयोग से कंपेयर करें तो अपने आप को हम पाएंगे कि बहुत संत और बहुत साधु हैं। अमेरिका में जो चुनाव के चुनावी, आपने जैसे बोला कि $6 बिलियन तक भी वो पूरा का पूरा खर्चा आ गया। $6 अरब, ये वैसा है जैसे, मतलब भारत जैसे देश की पूरी जीडीपी से भी ज्यादा, मतलब उस तरीके का पैसा है ये। मतलब कि आप सोचें कि साल भर में पता नहीं कितने देशों का पूरे साल भर का टोटल खर्चा मिला दीजिए तो उससे भी कहीं ज्यादा अमेरिका के चुनाव का खर्चा जो है। और इस चुनाव के खर्चे में दरअसल ये वो खर्चा बड़ा मिनिस्कुल है, जिसे हमारे यहाँ पे जब हम भारतीय चुनाव का टोटल खर्चा बताते हैं तो उसमें बहुत बड़ा हिस्सा दरअसल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चुनाव पे खर्च होने वाले का भी माना जाता है। अमेरिकी चुनाव के खर्चों की जब हम बात करते हैं, दरअसल उसमें वो हिस्सा बहुत मिनिस्क्यूल होता है जिसे इलेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। उनके यहाँ का बड़ा खर्चा यानी विज्ञापन, टेलीविजन के ऊपर चलने वाले कैंपेन, रेडियो के ऊपर चलने वाले कैंपेन और अखबारों में। तो अभी तो इंटरनेट भी आ गया और इंटरनेट से जुड़े हुए मीडिया के ऊपर भी जो इस बार और भी ज्यादा हो जाएगा खर्चा। उसमें हर तरीके के अच्छे बुरे एनालिटिक्स, कैम्ब्रिज एनालिटिका की पूरी कहानी और फेसबुक का जो वहां का पूरा
जबरदस्त कंट्रोवर्सी हुई है वो हम लोग जानते ही हैं। अमेरिकी चुनाव में धन बल का प्रयोग ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन धन बल के कारण ही वहां पर कैंडिडेचर्स का तय हो जाना या एक एडवांटेज डिस्टिंक्ट मिलते जाना, मतलब अगर आपके पास में अच्छे फंड्स हैं, आपकी फंड रेजिंग अच्छी हुई है, तो आपको ऑटोमेटिकली एक बड़ा एडवांटेज मिल जाता है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि वहां के लोकतंत्र में विचारों की या बाकी चीजों की गुंजाइश नहीं है। अगर गुंजाइश नहीं होती तो हम बर्नी सैंडर्स जैसे कैंडिडेट को 2016 में इतना लंबा कैंपेन चलाते नहीं देख पाते, या फॉर दैट मैटर इन चुनाव में ही अभी प्राइमरीज में हमने देखा कि ब्लूमबर्ग सरीखे, माइकल ब्लूमबर्ग सरीखे बिलियनियर भी इतना पैसा डालने के बाद में भी अपने लिए बहुत ज्यादा कोई वोट नहीं प्राइमरीज में जुटा पाए। तो दोनों ही चीजें हैं, लेकिन असर तो है ही है, मतलब उनकी पूरी कैंपेन का बेस पैसे के ऊपर है, इसमें कोई कहने में ये तो स्पष्ट है कि जो भी फंड रेजिंग है वो दो जो मेन पार्टी हैं उन्हीं के वश की बात होती है। कोई अगर तीसरी पार्टी या कोई तीसरा कैंडिडेट उतरना चाहे मैदान में तो उसके लिए बहुत ही मुश्किल बल्कि असंभव जैसा हो गया है। इसीलिए हम देखते हैं कि टू पार्टी सिस्टम पूरी तरह से एस्टेब्लिश्ड है वहां पर, और दो कैंडिडेटों के बीच में ही, जो डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी के ही होते हैं, उन्हीं के बीच में सारा मुकाबला होता है। जी, और सामान्य तौर पे आप ये कह सकते हैं सहजता के साथ में कि हमने ये पाया है कई चुनाव में कि दरअसल रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट्स को वहां के बड़े पैसेदार तबके का भी एक समर्थन मिलता है, तो उनके पास में पैसे की कमी वैसे नहीं होती। लेकिन डेमोक्रेट्स के जब तक फाइनल नहीं हो जाता कि कौन लड़ रहा है, प्राइमरीज के समय में हमने देखा है डेमोक्रेट्स का कि उनके पास में एक बड़ा स्ट्रक्चर होता है लोगों से इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशंस को मांगने का, और ये उनकी एक 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 मजबूत हिस्सा भी है, क्योंकि उनके कैंपेन में बड़ी तादाद में इंडिविजुअल डोनर्स अगर आते हैं तो एक तरह से ये उनका भी कहने का तरीका होता है कि हमको जिस कैंपेन में ज्यादा लोग अपनी जेब से पैसा निकाल करके डालें उसको ज्यादा जन समर्थन मिलने की उम्मीद होती है। अभी ऐसा आपने बर्नी सैंडर्स का उदाहरण दिया था इसी सिलसिले में, तो बर्नी सैंडर्स को बड़े मल्टीनेशनल बड़ी कंपनियों ने फंड नहीं किया था। उन्होंने ये छोटे छोटे इंडिविजुअल से ही कलेक्ट करके और अपने जो इलेक्शन की जो कैंडिडेचर की लड़ाई, मेजर हिस्सा कह सकते हैं उनका, तो ऐसे कैंडिडेट को समर्थन नहीं मिलता है, फंड नहीं मिलते हैं बड़े लोग, बड़े कंपनियों के। और बर्नी सैंडर्स पिछले 4 साल पहले अच्छा खासा लड़ गए थे, मतलब आप ये समझिए कि अगर डेमोक्रेटिक कन्वेंशन के अंदर जो उनके सुपर डेलीगेट जिन्हें कहा जाता है, जो पार्टी की पुराने गढ़ वाले लोग हैं, जो सीधे अलग ही तरीका है उसमें उनके, अगर उनका बहुत ज्यादा ओवरऑल हिलरी क्लिंटन के लिए सपोर्ट नहीं होता तो बर्नी सैंडर्स ने पानी पिला दिया था हिलरी क्लिंटन को पिछले 4 साल पहले वाले में। इस बार वाले में चूंकि लीड बहुत ज्यादा जो बाइडेन की शुरुआत में ही डेमोक्रेट्स के अंदर हो गई थी, इसलिए उन्होंने अपना कैंपेन सस्पेंड कर दिया। लेकिन डेमोक्रेट सिस्टम के अंदर भी ऐसा नहीं है मुकेश जी कि उनके यहाँ पर बड़े इंडस्ट्री या बड़े उन जगहों से पैसा लेने की परंपरा ना हो। एक बहुत आश्चर्यजनक बात आपको बताएं, हालांकि इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए जिन्होंने भी थोड़ा भी फॉलो किया होगा, दरअसल 2016 के चुनाव में हिलरी क्लिंटन ने लगभग 2 गुना पैसा खर्च किया ट्रंप से। करीब $7.5 बिलियन, कभी $7.5 बिलियन खर्च किए थे। एग्जैक्टली, तो मतलब ट्रंप भले ही खुद बिलियनियर हो, लेकिन ट्रंप ने अपने स्वयं के कैंपेन में भी बहुत जो वो मजाक में या टॉन्ट करने में कहते भी हैं कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट देखिए मेरा बेहतर था, मैंने तो इतना ही इन्वेस्ट किया और इतना इन्वेस्ट करने के बाद में मैं जीत गया, लाइक दैट। और अभी माइकल ब्लूमबर्ग के ऊपर उन्होंने बहुत तंज कसे जब अभी प्राइमरीज चल रहे थे कि उन्होंने इतने करोड़ों डॉलर खर्च कर दिए और उसके बाद में वोट उनको केवल इतने पड़े, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट उनका क्या था। तो आरओआई को लेकर के बहुत डोनाल्ड ट्रंप हिलरी क्लिंटन और डेमोक्रेट्स के ऊपर तंज कसते हैं कि मेरी देखिए मैंने तो बहुत कम खर्च किया, जो सच्चाई भी है। तो डोनाल्ड ट्रंप समहाउ ये बात सच है कि खुद बिलियनियर होने के बाद में भी
उनका कैंपेन के ऊपर किया गया खर्चा दरअसल हिलरी क्लिंटन के किए हुए खर्चे से बहुत कम है। या लेकिन इस लेकिन साल इस भी लेकिन इस बार ज्यादा है, इस बार ज्यादा खर्च कर रहे हैं। और अभी तो उन्होंने कहा था कि मैं $100 मिलियन में खुद अपने से निजी फंड, जो कि पिछली बार से ज्यादा है, पिछली बार से ज्यादा है। और हालांकि उनकी संपत्ति का एक फ्रैक्शन ही है। मतलब अगर आप डोनाल्ड ट्रंप बहुत अजीबोगरीब विचित्र चीज है। डोनाल्ड ट्रंप इतने विचित्र चीज है कि 4 साल पहले जब उन्होंने ट्रंप टावर में अपने कैंपेन का ऑफिस बनाया था, तो उन्होंने खुद के कैंपेन से खुद ही किराया भी वसूल लिया था। डोनाल्ड ट्रंप इतनी विचित्र चीज है कि वो अपने कैंपेन चलाने के लिए अपने ही बिल्डिंग का जो हिस्सा उन्होंने प्रयोग किया, उसका भी उन्होंने अपने कैंपेन से किराया वसूल लिया। हाँ, तो अभी ये एक घपला इस भी पकड़ में आया है उनका कि कोई खास बिल थे मेडिकल्स के जिसको उन्होंने अपने चुनाव कैंपेन की तरफ मोड़ दिया था, तो उसकी जांच। ये तमाम चीजें उनकी हैं। लेकिन अमेरिकी चुनाव में एक जो नई एंट्री हुई है पिछले कुछ सालों में, जो समझना बहुत जरूरी है कि जिस ओर आप कह सकते हैं कि अब ये मामला अजीबोगरीब हो गया है, वो है सुपर पैक्स का, पॉलिटिकल एक्शन कमेटीज का। मसलन अमेरिका का जो कानून है उसमें वैसे तो मैंने जैसे बताया था कि करीब 3000 काउंटीज हैं, सारी काउंटीज के अपने अपने तरीके हैं, लेकिन कुछ फेडरल कानून हैं। उन फेडरल कानून के लिए वहां का एक फेडरल इलेक्शन कमीशन भी है, जो उसके हाथ में इतना जरूर है कि वो खर्चे के ऊपर कैसे नियंत्रण रखे और कैसे ध्यान दे। इतने भर का ही है उनके पास में, बहुत ज्यादा कुछ और कुछ करने के लिए नहीं है ज्यादा। लेकिन हाँ, वहां के कानून में इतना जरूर है कि इंडिविजुअल डोनेशन, वो जैसे मसलन $2500 की कैप है, और एक्शन कमेटीज के ऊपर डॉलर क्या $5000 तक की कैप है। लेकिन अब वहां पे हर एक चीज का एक लीगल तोड़ आता जाता है। लीगल तोड़ का मतलब ये है, पॉलिटिकल सुपर पैक जो बना देगी, सुपर पॉलिटिकल एक्शन कमेटी। सुपर पॉलिटिकल एक्शन कमेटी का यानी नाम ये हो गया कि हम आप या और कोई बहुत बड़े मानिए पैसे वाले हों या बिजनेस वाले हों, हम लोग अरबपति हों, और हम तय करें कि चलिए भाई हम मिला मिलू के हम $500 मिलियन की एक ये कमेटी बनाते हैं जो जो मतदाताओं के जागरूकता के लिए काम करेगी। अब मतदाताओं के जागरूकता के लिए काम करने का मतलब यह है कि हम किसी भी कैंडिडेट या पार्टी के साथ में सीधे तौर पे तो हम जुड़े हुए नहीं हैं, हमारा ये मानना है। लेकिन हम किसी भी मुद्दे के ऊपर, मानिए जैसे भारत के केस में बोले कि सपोज कीजिए कि हम सुपर पैक बनाएं जिसका ये मानना है कि सीएए सही है, या हम सुपर पैक बनाएं जिसका ये मानना है कि सीएए गलत है, शाहीन बाग सही है, और हम करोड़ों करोड़ों रुपए कैंपेन में और एडवर्टाइजमेंट में इस बात पे खर्च करें, तो स्वाभाविक सी बात है कि जिन मुद्दों, जो डिफाइनिंग मुद्दे हैं, जिन मुद्दों के ऊपर बंटवारा बिल्कुल पॉलिटिकल साफ है कि अगर कोई सीएए के पक्ष में सुपर पैक काम करे भारत में, तो वो स्वाभाविक सी बात है कि वो बीजेपी को फायदा करेगा, और अगर विरोध में करे तो उसका लाभ अपोजिशन को ज्यादा होगा या कांग्रेस को ज्यादा होगा। सेम वही हालत वहां पे सुपर पैक्स की है। कहने के लिए वो मुद्दों के ऊपर और तमाम अलग अलग चीजों के ऊपर, और यहाँ तक कि कैंडिडेट्स के पक्ष या विरोध में इस तरीके से कि जिसमें वो कैंडिडेट्स को मुद्दों की तरह से प्रस्तुत करें कि जो बाइडेन का बड़ी कंपनियों के बड़े बड़े दांव भी लगे होते हैं, उनके अपने लॉबिस्ट होते हैं, लॉबिंग होती है बाकायदा अपनी पॉलिसीज के लिए, अपने फेवरेबल पॉलिसीज बनाने के लिए निगोशिएशन बार्गेनिंग होती है, और उसी के हिसाब से फंड दिए भी जाते हैं। और ये काफी कुछ ओपन है। और अमेरिका में लॉबिंग को उस हे निगाह से नहीं देखा जाता मुकेश जी, जिस तरीके से लॉबिंग को हम भारत में मानते या देखते हैं। अमेरिका में लॉबिंग ये बहुत ही एक तरह से लेजिटिमेट हिस्सा है। लॉबिंग फर्म्स होती हैं जिनका काम होता है, और वो जिसे कहते हैं पूरे लीगल वैधानिक कागज के साथ में कि हाँ, हमारा सपोज कीजिए हम किसी एक इंडस्ट्री के विरोध में हैं, किसी भी कारण से है, और हम उसके लिए लॉबिंग कर रहे हैं, हम कांग्रेस के लोगों से मिल रहे हैं, हम सांसदों से मिल रहे हैं, अलग अलग लोगों से मिल रहे हैं, और हम उसके लिए काम कर रहे हैं कि ये बिल पास ना हो, या ये इंडस्ट्री को ये सुविधा ना मिले, या इस इंडस्ट्री को ये सुविधा मिल जाए। तो वहां का पूरा कॉर्पोरेट सेक्टर एक तरह से अपने अपने धंधे पानी, अपने अपने इंडस्ट्री के लिए अलग अलग कानून बनाने या कानून बिगाड़ने, दोनों ही के लिए खुले तौर पे लॉबिंग करता है।
हर चीज के ऊपर वहां वोट पड़ते हैं और उस वोट में जो सांसद या राज्य लेवल के जो पॉलिटिशियंस हैं वो किधर वोट डालते हैं, ये भी चुनाव के कैंपेन का हिस्सा बनता है। कि जो बाइडेन ने अपने इस कैरियर में इस चीज के ऊपर ऐसा वोट डाला था, इस चीज के ऊपर ऐसा, ये भी उनकी एक रिकॉर्ड निकाल निकाल के उस पर कैंपेन चलाया जाता है। तो सुपर पैक्स जब से आ गए हैं तब से दरअसल एक रास्ता उन्होंने तोड़ लिया है पूरा का पूरा, कि अनलिमिटेड पैसा खर्च करने का कैंपेन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी के नाम पे उसका रास्ता तोड़ लिया है। तो अब अमेरिकी चुनाव में दरअसल किसी भी किस्म का कोई पूरी नंगाई है। इस मामले में कोई भी रोक टोक पैसे की लिमिट को लेकर के नहीं। $2500 इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन के लिए 150 आदमी भी दे तो भी इंसान जो है बिलियंस ऑफ डॉलर्स के पॉलिटिकल एक्शन कमेटीज को आगे पीछे करके प्रॉक्सी करके अपना विज्ञापन चला सकता है, अपना कैंपेन चला सकता है। अब ये पैक जो है, ये भारत में भी कुछ पैक्स के नाम पे कुछ काम हुए। पैक आई पैक करके प्रशांत किशोर जी ने अपना जो नाम रखा था वो भी पॉलिटिकल एक्शन कमेटी के नाम से ही उन्होंने उस चीज को रखा था। हालांकि उनका इलेक्शन स्ट्रेटेजी से ज्यादा रहा, इस फंड रेजिंग से तो नहीं मुझे लगता उसका लेना देना ज्यादा रहा। लेकिन ये फंड रेजिंग की कवायद समहाउ भारत के जो नियम कानून है उस नियम कानून के तहत अभी रुकी हुई है। अगर कभी खुदा ना खास्ता ये कवायद हट गई तो शायद तो एक नया तरीका निकाल दिया इलेक्शन बॉन्ड का, तो अब जी काम बड़ी आसानी से चल रहा है और अच्छा बॉन्ड का काम भी हो गया है। बिल्कुल सही कहना आपका। मैं एडीआर की उसमें गया था कॉन्फ्रेंस में, एक स्पीकर भी था और इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ऊपर बहुत साफ विशेषज्ञों का मानना था कि ये मतलब ये गलत है। मतलब इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि ये अनअकाउंटेड की तरह से ही लग रहा है और इसमें किसी भी तरीके की ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखती है। तो ये है। दूसरा, हम ये भी जानते हैं कि हमारे यहाँ का मीडिया का जो सीन है वो कई वर्षों से ओवरऑल आप मान सकते हैं, अभी हालांकि इस समय ज्यादा एक्सट्रीम माना जा रहा है, लेकिन मैं एक या दूसरे के पक्ष में जाके नहीं कहूंगा। मीडिया हमारे यहाँ का कई वर्षों से हम जानते हैं कि जो सत्ता में रहा है उसके लिए ज्यादा प्लायबल रहा है और उसमें सरकारी विज्ञापन का भी बड़ा हिस्सा है। हम जानते हैं कि सरकारें जिस तरीके से विज्ञापन देती हैं और इसमें सब नंगाई की तरह देते हैं। किसी जमाने में 15 करोड़ के विज्ञापन बजट को लेकर के शीला दीक्षित दिल्ली में राज करती थी। आज की तारीख में 400 करोड़ का अरविंद केजरीवाल जी का भी विज्ञापन का बजट हो रखा है। तो मेरे ख्याल से ये अब हम लोग उस स्लिपरी स्लोप पे है जिसपे मुद्दा बनाने का नहीं रह गया है और मीडिया को ऐसे न सही ऐसे सही घुमा के कैसे भी नाम से पैसा भी जा रहा है और मीडिया उस कैंपेन को एम्पलीफाई भी कर रहा है कहीं ना कहीं। यशवंत जी, ये बताइए कि अमेरिकी चुनाव में अभी ये कहा जा रहा है कि अब डेमोक्रेटिक पार्टी बाइडेन ज्यादा फंड रेज कर पा रहे हैं, ट्रंप नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या ये चुनावी हवा को देखते हुए ऐसा होता है कि इस कैंडिडेट के ज्यादा चांसेस दिख रहे हैं इसलिए फंड देने वाले उस तरफ मूव कर रहे हैं? क्या कुछ इस तरह से इसका एनालिसिस किया जा सकता है? ये एक हिस्सा होता है। जिसकी हवा ज्यादा होती है उसको फंड्स भी ज्यादा मिलते हैं, न केवल इंडिविजुअल लेवल पे मिलते हैं बल्कि कॉर्पोरेट सेक्टर जिसे कहते हैं एक तरह से हेज फंडिंग इस मामले में भी करता है। अगर हम और आप दोनों मिलकर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ जाएं तो हो सकता है कॉर्पोरेट सेक्टर की मुकेश जी की जीतने की ज्यादा संभावना है तो ज्यादा पैसा दो, लेकिन यशवंत जी की भी संभावना है तो इनको थोड़ा ही दो लेकिन दो। तो आप ये समझिए कि हेज फंडिंग की तरह उसमें भी जाता है। लेकिन इसका असर होता है, जिसने कैंपेन में ज्यादा पैसा इकट्ठा कर लिया उसको दो तरीके से लीडर माना जाता है। एक तो ये कि उसके पास में ज्यादा खर्च करने को होगा। दूसरा ये कि अगर इसने ज्यादा पैसा इकट्ठा कर लिया है इसका मतलब ज्यादा लोग ये समझते हैं कि ये व्यक्ति जीतने की स्थिति में है। तो उस नाते से आप कह सकते हैं कि जो बाइडेन को एक तरह से लीड माने। लेकिन अगेन हम पहले भी ये बोल चुके हैं कि ये स्थिति हिलरी क्लिंटन के साथ में भी थी। उनको ज्यादा पैसा मिला था, उनको ज्यादा वोट भी मिले थे, लेकिन ज्यादा पैसा और ज्यादा वोट का मतलब इलेक्टोरल कॉलेज जीतना नहीं होता है। और डोनाल्ड ट्रंप के साथ में यह है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो बेस है वो बेस आर्थिक रूप से मजबूत उनका बेस है और उसमें
लास्ट मोमेंट तक आते आते मेरे ख्याल से अगर उनको पैसे कम भी पड़े तो खुद के उनके व्यापार के साम्राज्य में उनके पास में इतना पैसा अफरात पड़ा हुआ है कि वो 100 बिलियन क्या 200-400 बिलियन भी अगर खींच के डालना चाहें और जीतने के नाम पर तो हो सकता है डाल भी दे। और ये भी हो सकता है कि उनको इतने बड़े बिजनेसमैन है कि उनको अगर लगे कि ये हम बुरी तरह हारने वाले हैं तो वो चवन्नी भी खर्च ना करें कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इसमें कुछ भी नहीं है। ये डोनाल्ड ट्रंप के साथ में कुछ भी संभव है, वो बड़े अनप्रेडिक्टेबल टाइप के आइटम है। तो अभी तक जो कैंपेन चल रही है उसमें आपको क्या लग रहा है, ये फंड किस तरह से रोल प्ले कर रहे हैं? ये तो बार बार बात आ रही है कि ट्रंप जो है अभी तक जून जुलाई तक बाइडेन के मुकाबले ज्यादा पैसा खर्च कर रहे थे। हो सकता है बाइडेन आखिरी दौर के प्रचार के लिए अपना पैसा बचा कर रख रहे हों कि, और ट्रंप साहब घबराए हों कि कोरोना की वजह से, ब्लैक लाइव्स मूवमेंट की वजह से अभी तुरंत अगर ना पंप किया गया तो फिर वो हवा बन जाएगी। तो क्या ऐसा कुछ चल रहा है दोनों के बीच में? देखिए, पैसा कैंपेन में जो मुकेश जी खर्च होता है वो एक एक उसकी साइकोलॉजी, एक उसका पैटर्न होता है। जब मुद्दे आपके पक्ष में चल रहे हो तो आप कैंपेन में पैसा कम खर्च करते हैं, क्योंकि मुद्दे तो ऑलरेडी हमारे पक्ष में चल रहे हैं, जनता के बीच में डिबेट चल रही है, मीडिया में जबरदस्त डिबेट चल रही है। जैसे ब्लैक लाइफ मैटर्स के दौरान हुआ, जब न्यूज साइकिल में पूरी तरह से बीएलएम हावी है तो शायद जो बाइडेन साहब को पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब मुद्दे आपके विरोध में हो, जैसे ब्लैक लाइफ मैटर्स के दौरान मुद्दे अगर पूरी तरह से ट्रंप के विरोध में थे, तो डैमेज कंट्रोल करने के लिए आप एक काउंटर कैंपेन चलाते हैं, जिसके लिए आपको ज्यादा पैसे खर्च करना पड़ता है। तो हो सकता है ये भी कि जो बाइडेन साहब अपना जो भी है पैसा वो अंत के उसके लिए, क्योंकि उनको इस बात की पूरी अंदेशा है कि अंत के 10-15 दिन में ट्रंप बेतहाशा पैसा खर्च करेंगे किसी भी तरीके के कैंपेन के लिए, तो उसको कंटेन करने के लिए, काउंटर करने के लिए वो अपना रिजर्व बचा के रख रहे हैं। साथ में ये बात भी सच है कि इस समय का जो न्यूज साइकिल और जो मुद्दे हैं वो उनके लिए ऑलरेडी प्रचार की तरह काम कर रहे हैं, तो शायद उनको उस तरीके का खर्चा करने की अभी जरूरत न महसूस पड़ रही हो, लेकिन खर्चा तो होगा। कन्वेंशनल विजडम ये कहती है मुकेश जी कि इस बार का चुनाव वैसे भी 2016 में सोशल मीडिया के ऊपर आधारित काफी सारा हो गया था। अब तो कोविड के कारण और भी ज्यादा धीमे धीमे ये चीज हर जगह पे, हम तो भारत में भी देख रहे हैं, बिहार का चुनाव पहली बार इमेजिन कीजिए कि हम सोशल मीडिया के ऊपर चुनाव देखने जा रहे हैं, वो भी बिहार का। आज से 5 वर्ष पहले कोई हमको और आपको ये बात बोलता, या 1 वर्ष पहले कोविड के बगैर हमें आपको ये बात बोलता, तो भी हम यही कहते कि आप मूर्खता की बात कर रहे हो। बिहार में मतलब कैंपेन बिहार का, रैली ना हो, लोग निकले ना, नेता जूतियां घिसे नहीं, अपनी चप्पलें घिसे नहीं, तो काहे का कैंपेन? नहीं, और वैसे भी लेकिन बिहार में डिजिटल कनेक्टिविटी की इतनी बुरी हालत है कि उसमें कितनी कैंपेन होगी, वो कितनी इफेक्टिव होगी, कितनी कारगर होगी, कर शक है। तो जिसके पास साधन ज्यादा होंगे और वो अखबार, ज्यादा। जी, हालांकि अभी अखबार का अपस्विंग हो गया है दोबारा से, खासतौर पे यूपी बिहार नॉर्थ के साइड में जो इंडिकेशंस आ रहे हैं वो यही आ रहे हैं कि अखबारों का सर्कुलेशन धीमे धीमे वापस, लोग थक भी रहे हैं, परेशान भी हो रहे हैं, अखबार पढ़ने की हमारे यहाँ पे नॉर्थ में परिपाटी भी ज्यादा रही है संभव, तो अखबारों के सर्कुलेशन में फिर भी हो जाए, लेकिन टीवी के ऊपर ज्यादा वो होगा भरोसा बिहार में। वही स्थिति अमेरिका में है। अमेरिका में ऑलरेडी सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा कैंपेन वो हो ही चुका है। रही सही कसर तो बल्कि इस बार ये होनी चाहिए थी या होनी थी कि शायद फेस टू फेस पर्सनलाइज्ड कैंपेन ये ज्यादा हो जाए, लेकिन कोविड ने हर चीज को बिल्कुल रोक लगा दी। तो अब अमेरिका में इस बार का चुनाव में जो पैसा है वो पैसा दरअसल शायद ट्रेडिशनल या टीवी पे या उस पे कम होकर के वो कैंपेन टेक्निकल चीजों के ऊपर ज्यादा खर्च होगा पैसा, वो नहीं हो गया। लेकिन टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू निकाले जाएंगे कि टारगेट ऑडियंस तक कैसे जाया जाए, किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रयोग करके पहुंचा जाए, किस तरीके से डिजिटल मीडिया में 1000 तरीके के नई चीजें शुरू की जाएं जो मीडिया के नाम पर मेन स्ट्रीम मीडिया की तरफ पोस्ट करते हुए
इंफॉर्मेशन कम और मिस इंफॉर्मेशन कैंपेन ज्यादा चला है। क्योंकि अमेरिकी चुनाव की एक खास बात है, अमेरिकी चुनाव में मिस इंफॉर्मेशन कैंपेन ज्यादा चल जाता है इंफॉर्मेशन कैंपेन से। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बड़ी बड़ी प्लांट की जाती हैं, और जहां तक कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज इस लेवल तक जाती हैं जिसमें आप ल्यूनेटिक की तरह बोले कि ये तो पागलपने का कैंपेन है, ये कौन सा कैंपेन हुआ। मसलन अभी एक कैंपेन मुझे हमारे मित्र बता रहे थे कि एक कैंपेन तो अपने आप में एक सज्जन का चल रहा है और उन्होंने काफी पैसे उसमें खर्च किए हैं, कि जो बेसिकली बता रहे हैं कि ट्रंप साहब जो हैं ये दरअसल ऊपर से अवतरित भगवान ही हैं, और जो मानव मात्र के कल्याण के लिए, तो वो जो उनकी बेल्ट है बिलीवर्स की, उसमें वो उस तरीके मतलब कुछ भी कैंपेन किसी भी तरीके का चल जाए। भक्त संप्रदाय खड़ा हो गया है, हाँ, हर जगह पे है जी। और ट्रंप साहब ने 2008 में $1 मिलियन के अवार्ड केवल इस बात के लिए कर दिया था घोषित कि कोई भी बराक ओबामा का बर्थ सर्टिफिकेट दे दे। क्यों? क्योंकि कैंपेन उनका ये चला हुआ था कि बराक ओबामा अमेरिकन नहीं है। उनका तो मेन अब सोचिए, बराक ओबामा अमेरिकन ही नहीं है, ये कैंपेन हो सकता है क्या? बट हो सकता है। सो अमेरिका के कैंपेन्स को तो अगर आप कौवा कान ले गया वाले अंदाज में इतने कैंपेन चलते हैं, इतने अजीबोगरीब वहां पे मुद्दे हम अगले उठ जाते एपिसोड में हैं। ये यशवंत जी इसी की बातचीत करेंगे कि कैसे कैंपेन का वहाँ रूप रंग होता है, कैसे ये फर्जीवाड़ा, मिस इन्फॉर्मेशन, झूठे मामले और गाली गलौज, मतलब पिछले चुनाव में ट्रंप से रिलेटेड कितनी गंदी चीजें हमें सुनने को मिली थी, तो उन सब पर बातचीत करेंगे। लेकिन आज के इस एपिसोड में अंतिम सवाल मेरा ये है कि ये जो पैसे का जोर है, इसको कम करने की कहीं कोई छटपटाहट अमेरिकन सिस्टम में दिखती है? चुनाव सुधार, लेवल प्लेइंग फील्ड, इस तरह की कोई चर्चा होती है, या इसको बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर लिया गया है, लोगों की साइकी में चला गया है और अब इसमें वो कोई बहुत ज्यादा दिक्कत महसूस नहीं करते? लोगों की साइकी में इस हद तक चला गया है कि लोग उससे सामान्य हो गए हैं। मतलब पैसे का खर्चा होना ये अमेरिकी साइक के अंदर या अमेरिकी लाइफस्टाइल का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, और उसमें मितव्ययिता होना या पैसे का दुरुपयोग होना ये समहाउ कुछ वैल्यू सिस्टम में नहीं आता। ये बड़ी अजीब सी चीज है। लेकिन इतना जरूर है कि कभी कभी जैसे कहते हैं ना कि ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, अब ये जो कोरोना हो गया है, इस कोरोना के कारण ऑल ऑफ ए सडन टेक्निकल ब्रेक थ्रू शायद कुछ ज्यादा ही होने वाली है। कुछ ऐसा होने वाला है जिसमें एकदम से शायद ये पता लगे कि इतने ज्यादा पैसे की जरूरत ही नहीं है शायद चुनाव लड़ने के लिए। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो हो सकता है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज की तरह इस चुनाव में एकदम से खर्चे के ऊपर ब्रेक लगाने की भी एक वो आ जाए, और ऐसे कैंडिडेट्स को ज्यादा मौका मिल जाए जो मुद्दों पे ज्यादा अच्छे। लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी है, एक टेक्नोलॉजिकल होड़ भी शुरू हो सकती है जिसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट, ज्यादा खर्च करने की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन जी बिल्कुल, ये भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। जी, अंतिम सवाल चलते चलते, हमारे यहाँ तो चुनाव के समय दारू भी बांटी जाती है, पैसा, साड़ी, रेडियो, ट्रांजिस्टर, टीवी वगैरह भी बांटा जाता है। क्या किसी दूसरे रूप में ऐसा वहां भी कुछ होता है मतदाताओं को खुश करने के लिए? ऐसा बिल्कुल सीधा विचित्र तुरंत तो मैं नहीं कह सकता कुछ होता है। पहले कहा जाता था कि काफी हद तक बहुत सारी चीजें इस तरीके की पहले चलती थी, लेकिन अब हम लोग के वही मैंने कहा, जैसे जिस खर्चे की हम बात करते हैं, खर्चों में जो अंतर है उसके साथ में हमारी नेसेसिटीज और हमारी लग्जरीज जो हैं उन दोनों की भी हमारे पिताजी कहते थे कि somebody's necessity is luxury for another person। तो शायद उनकी जो नेसेसिटीज हैं दैनिक जीवन की, हमारे यहाँ पे वो लग्जरीज हैं। तो इसका एक अंतर होने के कारण एक बेसिकली गरीब मुल्क और एक बेसिकली अमीर मुल्क होने का जो एक अंतर है, उसके कारण बहुत सारे फिल्टर्स वो बाहर हैं। जो शराब पी करके मस्त घूम रहे हैं उनको और अलग से शराब खरीद के देने की जरूरत नहीं होती उस तरीके से, और उस फ्रीडम के मेरे कहने अंदर का मतलब दूसरे तरह के फायदे देने की कोशिश में वोटर्स को, लोग दूसरे तरीके के फायदे बहुत सारे होते हैं, और लोगों की
लोगों की जो सेंसिटिविटीज हैं मुद्दों को लेकर के वो बड़ी विचित्र हैं। अमेरिकी चुनाव में इतने 100 सालों से अभी भी बंदूक एक मुद्दा है कि बंदूक फ्रीली कोई भी अब आप सोचिए ना, और ये आज भी वहां पर लोगों के लिए इतना बड़ा मुद्दा है कि कम से कम 40% अमेरिका की जनता हम जानते हैं जो केवल बंदूक के नाम पे वोट डालने को राजी है कि हम बंदूक रखने के अधिकार को हम खारिज नहीं होने देंगे। तो एक अलग ही तरन्नुम है, अलग ही सोसाइटी है, अलग ही सापेक्ष है, अलग ही मूल्य है, अलग ही सिद्धांत है और अलग ही सरोकार है। बड़ा मजा आता है देखने में, इन चीजों को समझने में। और कभी कभी मुकेश जी, इस सफर में हम लोग चल रहे हैं और मुझे पूरा यकीन है कि हमारे दर्शक जब तक ये सफर खत्म होगा इन चुनाव का अमेरिका में, तब तक काफी हद तक थोड़ा सा ये भी कहने लगेंगे कि कुछ भी कहिए टेढ़ा है पर मेरा है वाले अंदाज में भारत में अभी भी बहुत बेहतरीन संभावनाएं हैं, तमाम गंदगी के बावजूद भी, जो हमें लगता है कि भारत में रहते हुए बहुत सारी चीजों को हम अप्रिशिएट नहीं कर पाते, वो भी हम करने लगे। लेकिन हम आयातित कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं बाहर से सारे कल्चर को। हमारी दुर्भाग्य ये और तरीकों से इकोनॉमी में हमने पिछले 25 सालों में केवल पश्चिम का कूड़ा करकट ही आयात किया है, मूल्य के रूप में भी, काम के रूप में भी, हर तरीके से। हमने उनकी अच्छाइयां आयात नहीं की। जो इंपोर्ट किया है वो दरअसल हमने उनकी बुराइयां ही इंपोर्ट की। ये दुर्भाग्य है, इस पर अलग चर्चा करेंगे। लेकिन अगले एपिसोड में जब भी होगा, हम जो इस समय कैंपेन में फेक न्यूज और इसके ऊपर जो चल रहा है और किस किस किस्म की फेक न्यूज वहां पर फैलाई जा रही है और कौन से मुद्दे हैं जो मुद्दे नहीं बन पा रहे हैं, दोनों ही चीजों के ऊपर भी चर्चा करेंगे। जैसे दिलचस्प विषय है और इस पे बात करके आनंद आएगा और हमारे दर्शकों को भी उसको देख सुनकर निश्चित रूप से मजा आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया यशवंत जी इस चर्चा के लिए, धन्यवाद आपका। और धन्यवाद आप दर्शकों का भी कि आप इस श्रृंखला को लगातार देख रहे हैं, सराह रहे हैं। उम्मीद है कि अगले एपिसोड में भी आप हमारे साथ होंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।